कलाकार तो सीमा में नहीं बंधता है, उसकी तो कोई सीमा नहीं होती है। तो इसीलिए जब हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के, कहाँ के रहने वाले, मैं कहता हूँ मैं भारतवर्ष का रहने वाला। कहाँ का बताओगे? पैदाइश बनारस की है, परवरिश लखनऊ की, पढ़ाई आपने दिल्ली किया, सेटल आप हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा और साउथ को छोड़ करके लगभग पूरे हिंदुस्तान में आपने काम किया। तो आप क्या बताओगे कि कहाँ का रहने वाला हूँ? लेकिन इन सारी चीज़ों से अब परे उठ गए। हमें हमारे स्टूडेंट्स प्यार करते हैं, हमें हमारे फील्ड के लोग प्यार करते हैं। सुरेश शर्मा क्योंकि 2-3 हैं तो कई बार कंफ्यूज होता कौन सुरेश शर्मा, नहीं वो मंडी वाले। तो मतलब हमारी तो पहचान मंडी वाले से, सुरेश शर्मा मंडी वाला। तो मुझे क्या चाहिए, हमें तो इससे बड़ा क्या हमें सुख है कि चलो मतलब कौन वाला, मंडी वाला। रंगमंच, थिएटर। कहते हैं रंगमंच कला का वो आयाम है जिसमें सारी कलाओं का समावेश हो जाता है। एक चित्रकार चित्र बनाएगा, एक संगीतकार धुन बनाएगा, मगर एक रंगमंच का कलाकार शायद छिटपुट तरीकों से ही सही, मगर सभी गुणों को साथ लेकर मंच पर चलेगा। हिंदुस्तान में थिएटर को एक अलग प्यार और पहचान मिली है। रंगमंच की दहलीज से अपनी ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों को बहुत से लोगों ने छुआ है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इसी रंगमंच की शान में अपना जीवन समर्पित किया है और प्रोफेशनलिज्म की नई परिभाषा देते हुए युवाओं को एक अद्भुत संदेश दिया है। आज हमारे गेस्ट हैं जाने माने थिएटर आर्टिस्ट श्री सुरेश शर्मा जी। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप थिएटर करना चाहते हैं? घर वालों को थोड़ा रिएक्शन हुआ कि मतलब शर्मा जी का लड़का नाटक नौटंकी करता है, कॉलोनी में बदनामी होगी, नाक कट रही है, ये कट रही है। तो वही होता है जो एक उस समय उस दौर में नाटक को तो लोग पसंद करते नहीं थे। मतलब ये सोचते थे कि नाटक तो क्या है, कोई काम की चीज़ तो है नहीं, ऐसे ही बेकार लोगों की जगह है। तब ये घर वालों की शर्त थी कि अब ना बहुत हो चुका है, बहुत बदनामी हो रही, नाटक या घर। हमने कहा नाटक तो कर लें, अलविदा। तो ऐसे टाइम में आपने सरवाइव कैसे किया? मैं लिखने लग गया। सुभाष घई की फिल्मों का मैंने वो रिव्यू किया हुआ है रेडियो के ऊपर। उस समय यही होता, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा और मिल जाता था जो हमारे गुरुजन ही लोग करा देते थे। इस तरह से वो किया। ये भी हुआ कि लखनऊ में जब हम नाटक करने, अनुपम खेर ने हमारे साथ 2 नाटक डायरेक्ट किए, हेमेंद्र भाटिया साहब ने किया, राज बिसारी जी ने किया, फिर कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किया। और मेरे लिए ये था कि रविंद्रालय पूरा हाउसफुल और मतलब ज़बरदस्त। मुद्रा राक्षस जी ने उसको प्रोड्यूस किया था। तब पहली बार हमारे फादर मदर जो थे वो आके नाटक देखा, और जब नाटक ख़त्म हुआ तो स्टैंडिंग ओवेशन था। तो अखबारों वगैरह में छपने लग गए थे। तो थोड़ा घर वालों को लगा कि नहीं, हम जितना नकारा समझते थे उतना नकारा है नहीं, आखिर अखबार में लिखा जा रहा है, अखबार में फ़ोटो छप रही, तो ज़रूर कुछ तो होगा। तो फिर घर में एक्सेप्टेंस हुई। दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर आपका हिमाचल जाना कैसे हुआ? NSD पास किया मैंने 1985 में। हिमाचल सरकार ने एक वर्कशॉप आयोजित किया। वर्कशॉप का मतलब हिमाचल में मतलब कोई मतलब थिएटर पे वर्कशॉप हो सकती है, ये कोई वो नहीं था। वर्कशॉप मतलब ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप हो सकती है, ये हो सकती है। वर्कशॉप का लोग ये लेते थे मतलब। और इडिपस जैसा नाटक हिमाचल में और मंडी जैसे शहर में होना, तो लोगों के लिए पहले बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि ये कैसा नाटक है क्या, जिसमें माँ और बेटे का संबंध और ये वो। तो वो थोड़ा वो भी हुआ, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। मंडी में थिएटर इंस्टीट्यूट को रन करने का आइडिया कैसे आया? लखनऊ में हम एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें डॉक्टर शिवराम कारंत, श्यामानंद जलान, हबीब तनवीर साहब और रतन थ्याम साहब, इन सब लोगों के नाटक आए थे। तब मैं पहली बार रतन थ्याम के काम को हमने देखा था लखनऊ में। ये बात मैं 80 या 81 की कर रहा हूँ। तो पहली बार तब उनके बारे में पता गया कि कोरस रेपेट्री है, कैसे वो गांव में है, और वहाँ पे उनके जो आर्टिस्ट हैं वो खेती भी करते हैं, बत्तखें पाल रखी हैं, अंडे भी बाज़ार में बेचने जाते हैं, और फिर जो उससे पैसा आता है उससे ये लोग नाटक करते। तो एक वो ड्रीम था, एक इमेज थी। ये हमारा था कि हम शहर से थोड़ा अलग ही काम करेंगे। तो बस उस चक्कर में यहाँ आना हुआ। वर्कशॉप के वजह से लगातार यहाँ काम करना शुरू किया। फिर सीमा जी के साथ शादी हो गई।
फिर लेकिन उधेड़-बुन यही थी कि हमारी अपनी जगह पैसा हमारे पास है ना, घर वालों से तो हमारा लेने का मतलब नहीं था। तो मैं इस ज़मीन को हमें बताया, सीमा जी के ही रिश्तेदार थे जो मंडी के काफ़ी रेनाउंड व्यक्ति हैं, उनकी ये जगह थी। चूड़ामणि एक होते थे तंबाकू वाले चूड़ामणि। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा था आधी खरीदूंगा, क्योंकि पूरे के पैसे नहीं थे। कहले आधी तो बेचनी नहीं। मैंने कहा पूरे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो पता नहीं क्या कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो तो उस आदमी के दिल में पता नहीं क्या आया। कहता कि अच्छा तुम इसके अंदर इतना पैसा और डाल दो, मैं तुमको पूरी दे देता हूँ। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं की थी, जो उन्होंने कहा था कि इतना और डाल दो, लेकिन शर्त ये कि उसको आबाद करना, बर्बाद मत करना, और बेचोगे नहीं। बेचना तो सबसे पहले हमारे ख़ानदान में बात करना। अगर हमारे ख़ानदान में कोई नहीं खरीदेगा तब तुम बाहर किसी को बेचना। मैंने कहा आशीर्वाद दो आपकी बेचने की नौबत ना आए। तब ये जंगल वंगल था, उजाड़ पड़ा हुआ था। फिर अब इसका एकेडमी का जुनून सवार हुआ, तो साल भर बाहर काम करता था, जितना पैसा मिलता था बचाता था, नाटक करता था। फिर धीरे धीरे डेवलप करनी शुरू की, और फिर ये हुआ कि अब हम यहीं पे जो है सेटअप करेंगे। तो पहला बैच तो हमारा ओपन में एक हिसाब से टीन के उसमें चला, फिर उसके बाद छत के ऊपर चला। धीरे धीरे आज 89 में हमने ये लैंड खरीदी थी। 89 से लेकर के 11 साल वो और 22 साल ये, 33 साल हो गए इसको करते करते। 33 साल में भी अभी मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, टुकड़े टुकड़े में बनी है। लोगों को आश्चर्य भी होता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतना सर्वाइव कर सकती। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ढह जाती हैं, आप तो ये कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे लोगों का, और कहीं ना कहीं आपकी नेक नियति का फल है ये। लोग प्रेस तो बहुत करते हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये हमें पता है ना कि इस करने के पीछे हमने खोया क्या है। तो ये है, बहुत कुछ खोते हैं। मतलब हमने पारिवारिक सुख खोया, बच्चों का जो बचपन होता है वो नहीं देखा, जो आराम होता है वो नहीं। कई बार हिम्मत भी हारी, हिम्मत टूटी, कैसे होगा, क्या होगा, हताश भी होना, निराश भी बहुत। फिर कभी सोचता था कि अकेले बैठे होना, तो देखता था बिल्डिंग कि ये कैसे हुआ, मैंने तो नहीं किया, ना मेरी औकात थी। आश्चर्य भी होता था। मैं आज भी सवाल करता हूं, क्या ये हमने किया है क्या ये? क्योंकि जब मैं चला था खाली हाथ था 2010 या 11 में, तो मैंने सोच लिया था बंद करेंगे। ऐसा क्या हुआ जो आप इसे बंद करना चाहते थे? मतलब क्या होता है जब चीज़ें बनती हैं तब लोगों को नज़र नहीं आता कि ये चीज़ें क्या थी और कैसे कैसे बनाई गई हैं, कैसे कैसे कितने लोगों का इसमें। जब बन के तैयार हो जाता है, जब एक्चुअली फिजिकली वो दिखने लग जाता है, तो लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये जगह तो एकदम खंडहर थी, पहाड़ थे। जब चीज़ें बन जाती हैं तो लोगों को लगता है कि हमारी जगह इसके अंदर कहाँ है, हम इस चीज़ का कैसे उपयोग या उपभोग, सदुपयोग की बात नहीं करें, उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। आप किसी संस्था को जो है बनाने में आपकी पूरा जीवन लग जाता है, और तोड़ने में तो 2 मिनट का काम होता है। किसी भी संस्था को आप धराशायी तो 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उस संस्था को बनाने में कितना लोगों का जो है, लोगों ने अपनी आहुति दी है, और कितना मेहनत और आपकी एनर्जी और कितना पसीना लगता है उसके अंदर। तो तमाम तरह की आरटीआईयाँ और ये वो, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो शंकाएं शहर में कुछ लोगों को थीं वो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुई। उनको लगा पता नहीं हमारे पास फंडिंग कहाँ से है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने हर जगह। फिर मैंने कहा जिन लोगों को मतलब हमने आज एक मुकाम, मेहनत उनकी थी लेकिन दिशा तो आपने दिया, आपने उनको चलना सिखाया, आपने उनको बोलना सिखाया, तो वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। जिनको हमने फ्री में यहां पे पढ़ाया, फीस नहीं ली, फ्री में पढ़ाया,
वैसे जैसे लोग, तो फिर वो दिल टूटता है कि नहीं, बंद कर देना चाहिए। तो जब ऐसे लोगों ने ही साथ नहीं दिया तो आपको कभी यहाँ से बाहर जाने का ख्याल नहीं आया? उत्तराखंड जब बना तो एनडी तिवारी पहले वहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आमंत्रित किया और कि हम आपको 5 एकड़ जगह देते हैं। तो ये बात हुई थी, तो दैनिक भास्कर में ये लिखा भी था कि सुरेश शर्मा यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। तो तब वो ख्याल आया कि शायद मुझे वो स्वीकार कर लेना चाहिए था और मुझे उत्तराखंड चले जाना चाहिए था। आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? सक्सेस तो बहुत कठिन ये सवाल है, इसका जवाब दे पाना हर आदमी के लिए। जैसे तुमने कहा कि सक्सेस क्या, कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना है। अगर हम आज हमने कहा ना, हम कई बार सोचते हैं कि हमने किया। अगर आज कई बार मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये सब इकट्ठा किया होता तो एटलीस्ट मुंबई में 3 या 4 बेडरूम हॉल किचन लेने की स्थिति में मैं था। लोग कहते हैं कि आप थिएटर में सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं। लोग कई बार दोस्त मजाक में भी कहते हैं, यार तू तो मठाधीश है। जब मैं एनएसडी में था तेरे पास 2 मठ हैं, एक मंडी का है, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो दोनों जगह का मठाधीश है। सक्सेस का कोई पैमाना नहीं है। आप कभी सोचते हैं कि मेरा टारगेट ये है, मुझे ये, तो मैं सबसे, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मैंने कुछ पाया नहीं, मुझे यहाँ पहुँचना है या ये काम करना है। वो कर लेते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये मृग तृष्णा है। सक्सेस जो है मृग तृष्णा है। आप जितना बढ़ते जाते हैं उतना आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया। कुछ लोगों के लिए होता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने पास हो गया, अब बस ज़िंदगी बितानी है, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, अब अपने लिए जिएंगे। अपने लिए तो जानवर भी जीता है। मुझे इस बात का वो है कि मेरे ना रहने पे कम से कम मैं 25-30 साल जिंदा रहूंगा। ये है मेरी सक्सेस, कि अपने काम से, अपने स्टूडेंट्स के बीच में, पैमाना नहीं सक्सेस का। पहले मैं सोचता था ऊपर वाला ऑडिटोरियम हो जाए। ऊपर वाला ऑडिटोरियम लगभग 80% हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक और चाहिए। ये किया, हॉस्टल बन गया, लेकिन अभी दीवारें खड़ी करनी है। तो सक्सेस क्या है? आप भागते हैं उसके पीछे, मिलती है आप और की चाहत, और की चाहत, और वही आपको एक्शन में रखती, वही आपको क्रिएटिव बनाती, वही आपको चलायमान करती। बहुत से युवा आज भी थिएटर करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? उस दौर में कुछ भी नहीं था, हमारे वक्त में तो बहुत कुछ रहा है, और जो नई जनरेशन उनके वक्त में तो बहुत 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 ज़्यादा कुछ है। तब भी वो रोते हैं, तब भी वो डरते हैं। अरे हम लोग के वक्त में तो सिर्फ दूरदर्शन होता था, एक मंगलवार को एक नाटक आता था, और उसमें भी 3 महीने में एक बार बुकिंग मिलती थी, आपको कंटिन्यू बुकिंग नहीं मिलती थी। और स्टेज पे जो नाटक होते थे कितना पैसा मिलता था, कौन मिलता था, क्या होता था। अभी तो आपको, हम नाटक करते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, आप बाहर शोज करते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है, आप चैनल्स, इतने सारे सीरियल्स चलते हैं, आपको उसमें पैसा मिलता है। अगर आप वाकई काम करने वाले हैं, आपके अंदर दमखम है, तो आप भूखे नहीं मरते, आपको अच्छा पैसा मिलता है। आप राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाह से लेकर के नई जमात को, पंकज त्रिपाठी, ये सब कि काम करने वाले लोग थे, इन लोग को काम मिला। ये लोग भी छोटे शहरों से उठ के आए, लेकिन काम करने वाले सर्वाइव किए। और हम अभी भी रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हैं। आप ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं। आप जो करते हैं आपको लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। आप अपनी और अपने से पहले की जनरेशन्स में क्या फ़र्क देखते हैं? वो जनरेशन जो हमसे पहले की जनरेशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उन्होंने ज़मीन तैयार की, जो बंजर ज़मीन थी, उन्होंने बीज बोया, हम लोगों ने थोड़ी फसल काटी। हम लोगों ने जो ज़मीन बनाई वो बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन बनाई।
तो अगर आपको बीज की पहचान है, आप सही वक्त पे उसको पानी और खाद दे सकते हैं, तो आप फसल भरपूर उगा पाएंगे। और अगर बीज ही नकारा है, बीज ही मरा हुआ है, तो फसल नहीं हो सकती है। और चाहे फिल्म हो चाहे थिएटर हो, दोनों एक बारीक मतलब फ़र्क है दोनों में। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप थिएटर करते तो आपको फिल्म नहीं करनी चाहिए, आप फिल्म करते तो थिएटर नहीं करना, ऐसा नहीं। दोनों को समान लेकर के आप चल सकते हैं। और थिएटर तो जैसे कहते हैं कि सारी कलाओं का समावेश है उसके अंदर। आपके लिए प्रोफेशनलिज्म क्या है? नया नया लड़का, उनका नहीं हम सर प्रोफेशनल हैं, हम तो बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे, तो ये गलत धारणा है। वो कमर्शियल और प्रोफेशनल में फर्क नहीं जानते हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आप अपने काम में परफेक्ट हैं, परफेक्शन आप देते हैं। हालांकि परफेक्शन आप हासिल कभी नहीं कर सकते। आप कहें कि मैं 100% परफेक्ट हूं, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो। नसीर भाई भी नहीं कह सकते, दिलीप कुमार भी नहीं कहते। हमेशा आप आगे 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 बढ़ते जाते, गुंजाइश रहती, वही गुंजाइश आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती, आगे बढ़ने की। तो ये जो बच्चों की हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि प्रोफेशनल का मतलब है आप हमको पैसा दीजिए या हम पैसा लेके काम करते हैं। नहीं, आप मास्टरियत अपने उसमें हासिल कीजिए। 2x2 का कैनवास नहीं पेंट करना है, आकाश को पेंट करने की कोशिश होनी चाहिए। ये है। जैसा सुरेश शर्मा जी ने कहा, सक्सेस सिर्फ एक मृग तृष्णा है। आप जितना करीब जाते हैं, ये आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। तो आप हमसे दूर मत जाइए। हमारे अगले अनसंग मेहमान से मिलने के लिए अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर शेयर करें। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, या ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।